जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है एडवोकेट आदित्य जी। और ये पुणे में अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। और आज हम इनके साथ जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये पूरा जो लीगल पर्सपेक्टिव है उससे ही हम देखने वाले हैं। पूरे केस को समझेंगे, कौन कौन सी चीजें उसमें लीगल पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत ज्यादा फायदा हमें इससे होने वाला है। और यहाँ पर इनकी काफी एक्सपर्टीज है, इन्होंने इस केस को काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फॉलो किया है, इसलिए काफी इन डेप्थ तरीके से जो चीजें हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो काफी मजा आने वाला है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी मयूर जी ने बताया, पिछले 2 महीने से हम सभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मयूर जी के साथ डिस्कशन में ये तय हुआ कि हम हमारे मित्रों के साथ, छोटे भाइयों के समक्ष इस केस के संदर्भ में कुछ लीगल पर्सपेक्टिव से ये केस में अभी क्या क्या चल रहा है ये आपके सामने रखें। तो जैसे कि हम सबको पता है, 14 जून 2020 को बहुत ही, मैं अभी उसको रहस्यमय ही कहूँगा क्योंकि अभी तक उसकी गुत्थी सुलझी नहीं है, बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक 34 साल के युवा एक्टर की मौत होती है। बहुत ही प्रतिभावान, हमको पता है कि वो एक मेन स्ट्रीम एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनका इस तरीके से चले जाना हम सबके लिए बहुत ही मतलब वेदनादायी था। और हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर होता है आज की लाइफ में, और खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो प्रेशर होता है खुद को प्रूव करने का, तो बहुत वेदना होती है जब हम में से हमारा एक बड़ा भाई हम में से चला जाता है। तो आज हम सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि इस केस में जो जितने भी, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सीबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सारे पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि 14 जून को जब ये वाकया हुआ, तो पुलिस का ये मानना था कि ये एक सुसाइड ही है। उसके बाद मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ने भी ये कंफर्म किया था कि ये सुसाइड ही हो सकता है, फिर भी वो पोस्टमार्टम का वेट करेंगे, ऐसा मुंबई पुलिस ने पहले कहा था। साथ ही में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, इन सब में से जब प्रेशर क्रिएट होने लगा मुंबई पुलिस पे कि ये डेथ है, ये डेथ नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, बाय सुसाइड है या बाय मतलब हार्मफुल किसी ने, या इसको, या मर्डर है, ये डिस्कशन जब मीडिया में आने लगा, तब मुंबई पुलिस ने शुरू किया इंक्वेस्ट। अब हम जानते हैं, हम अब समझते हैं कि इंक्वेस्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन बहुत लोगों में रहा कि इन्वेस्टिगेशन अब तक सुना था, लेकिन हम सब ने पहली बार इंक्वेस्ट सुना है। मतलब मैं इतना कहूंगा कि लॉ स्टूडेंट है वो सब क्रिमिनल प्रैक्टिस में नहीं जाते, अलग अलग प्रैक्टिस में रहते हैं। कोई टैक्स प्रैक्टिस में रहता है, कोई कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जाता है, कोई सिविल प्रैक्टिस में रहता है। तो सब जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए भी इंक्वेस्ट बहुत नया शब्द था। तो पहले जानते हैं हम इंक्वेस्ट क्या है। तो इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। जो सीआरपीसी का प्रोविजन है उसमें इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी है। जो 174 सीआरपीसी कहता है कि इंक्वेस्ट क्या है। इंक्वेस्ट है जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो नेचुरल है या अननेचुरल है, डेथ ऑफ कॉज पता करना इस इंक्वेस्ट का सबसे प्राइमरी जो हेतु होता है, जो प्राइमरी उसका मोटिव इंटेंशन होता है, वो होता है हमको डेथ ऑफ कॉज जानना है। अब हम यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राधा मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी कहा है कि सेक्शन 174 is limited in scope and is confined to ascertainment of apparent cause of death। apparent cause of death ये हमको देखना है कि cause of death apparently हमको बताना है कि क्या है। इसलिए इंक्वेस्ट मतलब मुंबई पुलिस ने इंक्वेस्ट शुरू किया था, कॉज ऑफ डेथ शुरू किया था, मतलब उसकी जांच करनी शुरू की थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू किया था।
तो इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है? इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जब आप कोई एफआईआर फाइल करते हो तब। एफआईआर कैसे फाइल करते हैं? उसका एक फॉर्मेट होता है। उसको अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी एफआईआर फाइल की जाती है जब आपको पता चलता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, या आप आप इंक्वेस्ट पूरी करते हो, तब आप इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचते हो। और वो इन्वेस्टिगेशन होती है एफआईआर फाइल होने के बाद। एफआईआर फाइल होती है अंडर 156 ऑफ सीआरपीसी, और उसके बिहाफ अंडर 157 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब इन्वेस्टिगेशन किसके बेसिस पे, एफआईआर जो फाइल हुई है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अब हम आते हैं, मतलब जो सुशांत सिंह का केस था, तो उसमें किसी ने भी एफआईआर अभी तक फाइल की नहीं थी, तो इसीलिए वो इंक्वेस्ट जी नहीं नहीं, कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर रहा था। इंक्वेस्ट अच्छा। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर रहा था। कब तक? जब तक बिहार पुलिस इस पिक्चर में आती है। अच्छा, जब तक और बिहार पुलिस इंक्वेस्ट का पिक्चर में नहीं आती है। मेन मोटिव जो इंक्वेस्ट का वो सिर्फ इतना होता है कि जो डेथ है वो क्या हुई है, किस तरीके से हुई। एग्जैक्टली आगे हम पता करेंगे डीप में कि इसमें क्या हुआ था। हम्म। तो व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर इंक्वेस्ट? मतलब इंक्वेस्ट का मतलब होता है मृत्युक समीक्षा। मृत्युक समीक्षा के बाद की प्रक्रिया क्या है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्टमार्टम, एक स्क्रीन शेयर करके, कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होती है और इंक्वेस्ट की प्रक्रिया के बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। हम्म। जैसे हम देख रहे हैं, पोस्टमार्टम जो होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉज ऑफ डेथ पता चलने के बाद पुलिस हैज टू इधर क्लोज टू फाइल और हैज टू फाइल एफआईआर। मतलब पुलिस के पास दो ऑप्शन बचते हैं इंक्वेस्ट पूरी होने के बाद, मतलब कॉज ऑफ डेथ पता चलने के बाद। क्या दो ऑप्शन बचते हैं? एक तो आप एफआईआर फाइल करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, नहीं तो क्लोज फाइल बंद कर दो कि इसमें कोई मतलब ये नेचुरल डेथ है, इसमें कोई डाउट या कोई संशय नहीं है कि मृत्यु के किसी और कारण से मृत्यु हुई है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, ये नेचुरल डेथ है, तो केस फाइल कर दो। ये दो ऑप्शन मुंबई पुलिस के पास थे। मुंबई पुलिस अच्छा, ने इन मतलब दोनों में से जैसे कुछ सुशांत नहीं सिंह की अभी डेथ हुई है, तो मुंबई पुलिस ने पहले इंक्वेस्ट की और फिर उनके पास जी दो ऑप्शन रहेंगे कि अगर इसमें कोई शामिल नहीं है तो फाइल को क्लोज जी कर दो, और अगर कोई है क्लोज कर तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दो, बिल्कुल सही। दो। ओके। तो जब सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट आई 24 जुलाई 2020 को, मतलब उसकी मौत के 10 दिन बाद, हम्म। उसमें यह बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब गले में फांस लगने से उसकी मृत्यु हुई। हम्म। ये इसमें पोस्टमार्टम जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई मुंबई पुलिस को, हम्म। किसने सबमिट की? कूपर हॉस्पिटल ने सबमिट की। हम्म। जो सबमिट हुई 24 जून को सबमिट हुई, और उसमें बताया गया कि ड्यू टू हैंगिंग उसकी मौत हुई। हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है, इंक्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इंक्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉज ऑफ डेथ पता करना, ये यहाँ अचीव हो गया। तो मुंबई पुलिस ने यहाँ क्या करना चाहिए था? एक तो एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी, या तो केस क्लोज करनी चाहिए थी। यहाँ मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। स्टिल इन्वेस्टिगेशन नहीं था। एक बहुत ही मतलब विचित्र तरीके से अंडर वॉच अंडर किस कैपेसिटी में ये मुंबई पुलिस ने किया, मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये क्लियर नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से इंटरोगेशन किया। वो इंटरोगेशन किस बेसिस पे किया, वो अभी तक मुंबई पुलिस ने भी क्लियर नहीं किया, और शायद कोर्ट में भी ये मामला उठाया नहीं। अपोजिशन, मतलब जो दूसरी पार्टी थी, क्या वो बिहार पुलिस हो या फिर यूनियन ऑफ इंडिया हो, दोनों ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनका मोटिव ये था कि कैसे भी करके इसमें सीबीआई प्रोब लानी। लेकिन मतलब कि इंक्वेस्ट में, जो मुंबई पुलिस ने अलग अलग लोगों को बुलाकर जो पूछताछ की है, तो जी इनसे जो पूछताछ हुई वो नहीं करनी चाहिए थी, जी, वो इसमें शामिल नहीं होती है। उसका उसका कोई लीगल बनता ही नहीं, मतलब लीगल स्टैंड ही नहीं बनता है उसका। ओके। इंटोग्रेशन हो ही नहीं सकता। ओके। अगर आप एफआईआर ही फाइल नहीं करोगे, तो हाँ। इंटीग्रेशन किस बेस पे कर रहे हो? ओके। ये इसमें मतलब मुंबई पुलिस ने क्लियर ही नहीं किया। मतलब जो 56 लोगों को 2 महीने से मुंबई पुलिस बुला रही थी, हाँ। वो क्या था, वो हमको मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वो किस बेसिस पे कर रहे थे। तो उसको फिर हम ये इलीगल कह सकते हैं। वो इलीगल इंटीग्रेशन था। इंक्वेस्ट के बेसिस पे आप किसी को भी इंक्वायरी के लिए बुला नहीं सकते। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें पता चली है कि इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है, और उसी के साथ साथ इंक्वेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन सा ज्यूरिडिक्शन पुलिस का आता है और कौन कौन सी चीजें वो कर सकते हैं, तो काफी नई चीज हमें इसमें देखने को मिली है।
तो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोसीजर है इंक्वेस्ट के बाद, वो आपने यहाँ पर पूरी तरीके से बता दी है कि प्रोसीजर क्या होती है। तो बिहार पुलिस जो है, ये बहुत लोगों को ये डाउट है कि जब पूरा केस जो है वो मुंबई में हो रहा था, जब सब कुछ मुंबई में चल रहा था, तो फिर बिहार पुलिस का इसमें क्या लेन देन था? बिहार पुलिस कैसे क्या इसमें सीन में आ गई? 25 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के फादर जो है, उनका नाम के सिंह है, के सिंह राजपूत, उन्होंने राजीव नगर पुलिस स्टेशन जो पटना सिटी के जुरिस्डिक्शन में आता है, बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, रिटर्न कंप्लेंट। उस रिटर्न कंप्लेंट में उन्होंने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए, जैसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ऐसा आरोप उसके पिताजी ने लगाया। डिसऑनेस्टली इंक्लूड इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को गलत तरीके से उसके फेराफेरी की गई। ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वास तोड़ा गया, चीटिंग की गई, उसके इलीगल तरीके से उसके घर को कब्जा किया गया। ऐसे सीरियस चार्जेस उसके पिताजी ने रिटर्न कंप्लेंट फाइल करी रिया चक्रवर्ती और उसके साथ 5 और लोगों के खिलाफ बिहार में, पटना में ये एफआईआर फाइल हुई। उस कंप्लेंट के अंतर्गत, एफआईआर नहीं फाइल, कंप्लेंट फाइल हुई। उस कंप्लेंट के अंतर्गत बिहार पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर करी, जो इस केस में सबसे पहली एफआईआर, मतलब इंसिडेंस हुआ मुंबई में और एफआईआर फाइल हुई बिहार में। कब? 25 जुलाई को, मतलब उसकी मौत के 40 दिन बाद, 41 दिन बाद ये एफआईआर फाइल हुई बिहार में। अब मुंबई पुलिस अगर ये केस क्लोज नहीं करती, ना मुंबई पुलिस ने केस को क्लोज किया, ना एफआईआर रजिस्टर किया, इसलिए बिहार पुलिस ने अपनी एक टीम अपॉइंट की, इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की और उसको मुंबई भेजा। फिर हमने मीडिया में देखा कि किस तरीके से उस अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया बीएमसी के द्वारा और जांच में सहयोग नहीं किया गया बिहार पुलिस को। और ये जब मीडिया में आया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर, मतलब मुंबई पुलिस कटघरे में आ गई। अगर आपने कुछ, अगर आपकी मंशा सही होती, अगर आपके इंटेंशंस गलत नहीं है, तो आप एक अधिकारी को, एक आईपीएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर होता है, वो मतलब किसी को भी आप क्वारंटाइन, एक बिहार के डेकोरेटेड ऑफिसर को, जो पटना सिटी के एसपी है, ऐसे अधिकारी को आप क्वारंटाइन करते हो बिना किसी जांच पड़ताल के। और क्वारंटाइन कहाँ करते हो? बीएमसी के कोविड सेंटर में। आप उसको आईपीएस मेस में भी क्वारंटाइन नहीं करते। तो एक उस ऑफिसर की अवमानना थी, तो उसमें शक के घेरे में आई मुंबई पुलिस। उसके बाद मीडिया में प्रेशर बिल्टअप हुआ और बिहार पुलिस के लिए सिंपैथी ज्यादा बढ़ी इसमें। अच्छा, तो ये जो है, मतलब जो एफआईआर है वो दर्ज हुई, इस वजह से बिहार पुलिस वहां पर मुंबई आ सकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एफआईआर नहीं होती तो वो और नहीं आ सकते थे। कोई सवाल ही नहीं बनता है जब तक आपके पास कोई मतलब लीगल ऑर्डर्स नहीं है। एफआईआर आपको वो पावर देती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे मैंने और अभी बताया कि जी जी, 157 में। तो बिहार पुलिस जो है, बिहार में कैसे क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज की? क्योंकि पूरा जो मामला है वो तो मैंने मुंबई में हुआ था। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, उस पर आता हूँ। जैसे बिहार पुलिस क्यों उसमें आई, तो सबसे बड़ा मामला ये है कि ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के भी इश्यूज हैं, मतलब सिर्फ हत्या का, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड भी नहीं। इसमें अगर आप देखें तो एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लगे हैं। तो 15 करोड़ के अकाउंट, सुशांत के अकाउंट में से 15 करोड़ की अमाउंट के हेरा फेरी के आरोप भी इसमें लगे हैं। और ये सुशांत के पिताजी जो हैं, सुशांत की सारी प्रॉपर्टी के इकलौते लीगल एयर है, मतलब अभी वही है जो सुशांत की प्रॉपर्टी, उनके पास वो फर्स्ट लीगल एयर है। उनकी बहनें हैं पर उनके पिताजी फर्स्ट लीगल एयर है, तो सारी प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। तो और वो पिता डिसीज्ड के, मतलब सुशांत के वो पिता भी हैं, कि उसके पिताजी बिहार में रहते हैं और वो डायरेक्टली अफेक्टेड है इससे। मामला भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन उसके पिताजी पटना में रहते हैं और वो इससे अफेक्टेड हुए हैं। इसलिए पटना पुलिस को ये अधिकार बनता है कि वो अपना इसमें जांच, एफआईआर फाइल करके जांच शुरू करे। ओके,
मतलब कि अगर उनके फादर वहां नहीं होते तो फिर वहां एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी। नहीं नहीं नहीं, वो जहाँ रहते अभी वो शायद परमानेंट रेसिडेंट पटना के हैं, अभी वो फरीदाबाद में रह रहे हैं। हम्म, अगर वो परमानेंट रेसिडेंट मतलब उनकी बेटी के पास फरीदाबाद में रह रहे हैं, अगर वो परमानेंट रेसिडेंट फरीदाबाद के होते तो ये अधिकार हरियाणा पुलिस को होता। मतलब बिहार पुलिस जो हम देख रहे हैं हम्म। उसके उसके अलावा हम ये हरियाणा पुलिस को देखते, बिहार पुलिस की जगह। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सडनली बीच में आ गया, जबकि उस पे ना ही लोग चर्चा कर रहे थे ना ही कुछ हो रहा था, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्यों सिनारियो में आ गए? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कब सामने आता है? जब किसी भी मामले में आप कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी देखते हो या हम्म, महसूस करते हो, मतलब कोई भी जनरल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हम्म, है, फॉर एग्जाम्पल सुशांत का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा अगर हम अज्यूम करते हैं, नहीं चल रहा था जब ईडी का केस फाइल हुआ, तब इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। हम्म, लेकिन हम एज्यूम करें कि अगर कोई आरोप करता है कि इसके पिताजी ने, सुशांत सिंह के पिताजी ने आरोप किया कि पैसों की हेराफेरी हुई है, हम्म, पैसों का लेन देन हुआ है गलत तरीके से, तो ईडी ने खुद सीओ मोटो के तौर पर खुद ही मामला दर्ज कराया और इनको इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और इनको इंक्वायरी के लिए बुलाया। इसमें और भी एक मामला है, सुशांत सिंह के कंपनी में शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है और सिद्धार्थ पिठानी, ये दो लोग उस कंपनी में डायरेक्टर हैं। रिया चक्रवर्ती भी उसमें डायरेक्टर है। ये तीन लोग किस तरीके से डायरेक्टर बनाए गए, पिछले 7 से 8 महीनों में इस कंपनी के एड्रेस चेंज हुए। मतलब आपको पता होगा कि कंपनी रजिस्ट्रार में एड्रेस चेंज करना पड़ता है आपको, अगर किसी भी कंपनी का एड्रेस चेंज करना पड़ता है, परमानेंट एड्रेस जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर होता है, तो उसको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। तो 3 से 4 बार उसकी रिक्वेस्ट एड्रेस चेंज करने की कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार में चली गई। कितनी बार आईपी एड्रेस, वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस वो चेंज करने की कोशिश हुई। तो ये सब चीजें बहुत ही मतलब हेरा फेरी वाली, प्राइमा फेसी हेरा फेरी दर्शाती थी। इसलिए ईडी ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया। ईडी ने सबकी ड्रिलिंग की, मतलब जैसे 8-8 10-10 घंटे सबकी पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हुई, शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ हुई, उसके पिताजी की हुई, उनके उसके दोस्तों की जो इस कंपनी में डायरेक्टर है उन सबकी हुई। इवन सुशांत की बहन जो बैंक अकाउंट जो सुशांत का था उसकी नॉमिनी है। आपको हम सबको पता है कि अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं तो नॉमिनी हमको देना पड़ता है वहां पे, हमारे बाद अगर उस अकाउंट का हकदार कौन होगा। तो उस बैंक अकाउंट में सुशांत सिंह की बहन नॉमिनी है, तो सुशांत सिंह की बहन को भी ईडी ने बुलाया और उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी उसमें की। अभी तक ईडी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है, पर मुझे लगता है ईडी का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड है वो पूरा हो चुका है, और अगर इसमें कुछ गलत मिलता है तो ईडी आने वाले कुछ दिनों में पहला अरेस्ट जरूर करेगी। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे रिया चक्रवर्ती है, तो रिया चक्रवर्ती जब मामला दर्ज हुआ था बिहार में, तो उस टाइम पर वो सुप्रीम कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर गई क्यों थी? क्या उसका मोटिव था सुप्रीम कोर्ट में जाने का? देखिए, रिया चक्रवर्ती जो है, पहले उन्होंने बोला, खुद ही बोला, अगर वो कानून की जानकार नहीं है, मान सकता हूँ हर कोई नहीं होता है, उसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने, अगर हम सबको पता होगा तो शायद 1.5 महीने पहले खुद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके ट्विटर पे उन्होंने लिखा था कि मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच करवाएं। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? इन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रांसफर पिटिशन डाली। सभी ध्यान दे मेरी तरफ, ट्रांसफर पिटिशन थी किस मामले में? ट्रांसफर पिटिशन, जो सारे एफआईआर जो बिहार पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो आप मुंबई पुलिस को सौंप दे, ऐसी ट्रांसफर पिटिशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी कि सारी इन्वेस्टिगेशन आप मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दो। ऐसी पिटिशन अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया। अब 406 क्या कहता है, मैं 406 आपके लिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी पढ़ सकें 406 सीआरपीसी। अब 406 क्या कह रहा है कि whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the end
of justice, it may direct that any particular case, not FIR, any particular case or appeal. अपील क्या होती है सबको पता होगा, अपील बहुत ही बेसिक वर्ड है। जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है उसके बाद अगर हायर कोर्ट में जब जाते हो तो उसे अपील कहते हैं। तो पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और वन क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट और अनदर क्रिमिनल कोर्ट और ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुरिस्डिक्शन सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। मतलब आगे का सेंटेंस इर्रेलेवेंट हो जाता है कहाँ पे, जहां पे यहाँ कहा गया है इट में डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील, इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो सबसे बड़ा सेल्फ गोल रिया चक्रवर्ती के वकील ने यहीं पे किया, उन्होंने ट्रांसफर पिटिशन क्या डाली, एफआईआर को ट्रांसफर करने की, इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने की अंडर 406 सीआरपीसी। उन्होंने ही रिक्वेस्ट की है अंडर 406 सीआरपीसी, पर सीआरपीसी तो 406 सीआरपीसी तो कह रहा है कि आप पर्टिकुलर केस या अपील ट्रांसफर कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने नीचे एक जजमेंट दिया है, आप सब पढ़ सकते हैं, रामचंद्र सिंह सागर एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर रिया चक्रवर्ती बहुत बुरी तरीके से फंसी, ऐसा मैं कहूंगा। तो यहाँ पर आप क्या मुझे बता सकते हो कि पर्टिकुलर केस ट्रांसफर करना और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करना, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो पर्टिकुलर केस अभी बिहार में चल रहा है, तो वो मुंबई के पुलिस के पास ट्रांसफर करना या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफर करना, तो इसमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण देता हूँ, अगर महाराष्ट्र में कोई केस चल रहा है, एज्यूम महाराष्ट्र में कोई केस चल रहा है और यहाँ की पॉलिटिकल ताकतें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो जो अपोजिट पार्टी है, जो पिटिशनर है फॉर एग्जांपल, जो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है गवाहों के ऊपर, गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर, तो ये केस आप किसी दूसरे राज्य में चलाएं या सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दो किसी भी राज्य में चलाए या किसी भी कोर्ट में चलाए, पर इस राज्य में ना चले। उदाहरण देता हूँ कि जो उन्नाव रेप केस हुआ उत्तर प्रदेश में, उन्नाव रेप केस में जो आरोपी था वो परिवार को धमका रहा था, और जो इसमें वो लड़की थी जो इसमें उन्नाव रेप केस में, उस लड़की को जलाया भी गया। अगर आपको पता है पिछले साल उस लड़की को इतना बुरा हादसा हुआ कि वो उस लड़की को जलाया गया और वो लड़की की मौत भी हो गई। तो इस सिचुएशन में ये जो केस है वो ट्रांसफर करना ही पड़ता है ताकि आप वहां की गवर्नमेंट मशीनरी को, वहां के गवाहों को इन्फ्लुएंस ना करें। तो केस को इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए ट्रांसफर ऑफ केस पॉसिबल है अंडर 406 सीआरपीसी। ओके ओके ओके, अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है, और जो रिया चक्रवर्ती है वो गई थी कि इन्वेस्टर आप ट्रांसफर करो, तो वो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाके। एग्जैक्टली। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि जो दो पुलिस एजेंसीज है, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बिहार है और मुंबई पुलिस है, तो ये जो दो पुलिस है तो ये दोनों क्या पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है? जी मैं आपको उस पर भी बताता हूँ। अब आप मुझे बताइए, जैसे हमने पहले बात की, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बिल्कुल। तो और इंक्वेस्ट कौन कर रहा था? वो मुंबई पुलिस कर रही थी, जहां पर जो डेथ है वो। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जो पैरेलल जांच कहाँ हो रही थी? पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा था। वो तो आप इन्वेस्टिगेशन समझ का रहे हैं? लीगल अधिकारी नहीं था ना, जो मुंबई में हो रहा था वो लीगली वो था ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये दलील थी सुप्रीम कोर्ट में कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रहा है? अब मैं आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जब बिहार की इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई में गई, जब उनको वहां पे कोई सहयोग नहीं किया गया, जांच में सहयोग नहीं किया गया, तो बिहार पुलिस ने वापस आके, मतलब जो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने जो बिहार पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को जो रिप्लाई दिया कि यहाँ पे जांच नहीं करने दी जा रही है, तो उन्होंने सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी को रिक्वेस्ट की कि आप सीबीआई को एक केस रिकमेंड करिए। सीबीआई को रिकमेंड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, पुलिस का नहीं होता है। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बिहार पुलिस,
CM of Bihar, Nitish Kumar, recommended CBI probe in this matter. So CBI took over from there. अब सीबीआई क्या कर सकती है, सीबीआई को कैसे अधिकार है और सीबीआई को कैसे चली गई है केस, इसका एक लीगल प्रोविजन मैं आपको देता हूं। मैं स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपको बताता हूं ताकि आपको पता चले कि सीबीआई को ये केस बिहार ने किस बिहाफ के, किस लीगल स्टैंड पे दी। तो जो सीबीआई जो है वो फंक्शन होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसे डीएसपी एक्ट 1946 कहते हैं। ये सीबीआई को रेगुलेट करने वाला एक्ट है। मतलब इस एक्ट के तहत सीबीआई चलती है। जो हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये चलती है डीएसपी एक्ट 1946 के हिसाब से। तो इसका सेक्शन 6 पढ़िए आप, मैं स्क्रीन शेयर में आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन 6 क्या कहता है डीएसपी एक्ट का। कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। मतलब यहाँ पे किस स्टेट का कंसेंट मिला, बिहार स्टेट का कंसेंट मिला। किसको? सीबीआई को। अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट। क्या मिला? पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोब। तो इस सेक्शन 6 डीएसपी एक्ट के अंदर ये बिहार पुलिस को ये अधिकार था और सीबीआई को भी अधिकार है कि ये इन्वेस्टिगेशन, जो ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना, कोर्ट में 406 में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट जो सीबीआई को रेगुलेट करता है, उस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर सीबीआई मामले को अपने तरफ ले सकता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन को यहाँ बिहार सीबीआई को ट्रांसफर कर रही है। तो इसमें जैसे आपने मुझे पूछा कि दो एजेंसी कैसे कर रही है, तो मुझे अगर जो एक एफआईआर फाइल हुई है, मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर फाइल की नहीं, तो एक एफआईआर जो फाइल हुई वो बिहार पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर की। तो पैरेलल जांच का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं और एक स्क्रीन आपको शेयर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत 18th पैरा और 24th पैरा में, 20th पैरा में बहुत अच्छा कहा है, स्टेटमेंट दिया है, बहुत क्लैरिटी स्टेटमेंट से आती है। 18th पैरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्या कहता है? The proceeding under section 174 CRPC is limited to inquiry carried out by the police to find out the apparent cause of unnatural death. There are not in the nature of investigation undertaken after the filing of FIR under section 154 CRPC. जो मैंने आपको पहले बताया वही सुप्रीम कोर्ट 18th पैरा में, जजमेंट की 18th पैरा में कह रहा है, in the instant case in Mumbai, no FIR has been registered as yet. The Mumbai police has neither considered the matter under section 175 to CRPC, suspecting commission of cognizable offence, not proceeded for registration of FIR under section 154, or referred the matter under section 157 CRPC to the nearest magistrate having jurisdiction. मतलब मुंबई पुलिस ने इंक्वेस्ट से बढ़कर कुछ किया ही नहीं है, और मुंबई पुलिस ने जो इंक्वेस्ट के अंडर किया उसको इंक्वायरी, उसको इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कह सकते। और ना इन्वेस्टिगेशन किया, ना एफआईआर फाइल की, ना इन्वेस्टिगेशन किया, और ना ही मैजिस्ट्रेट के पास ना ही मैजिस्ट्रेट के पास जाके जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि मुंबई के पास अधिकार ही नहीं है, जबकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर ही फाइल नहीं किया। अब 20th पैरा क्या कह रहा है? मुंबई पुलिस इज येट टू रजिस्टर एफआईआर nor they have made a suitable determination in terms of section 175 to CRPC. Therefore, it is preemptive and premature. बहुत ध्यान देकर सुनिए. It is preemptive and premature to hold that a parallel investigation is being carried out by the Mumbai police. तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दलील दी कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस पर रिप्लाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, मतलब ये है कि वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, तो फिर क्या तुम पहले इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, एफआईआर नहीं किया, तो फिर मतलब ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि वहां पर एक कॉग्निजिबल एक वर्ड आया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी व्यूअर्स है उनके लिए कॉग्निजिबल और उसी के साथ कंपाउंडेबल जो ऑफेंस होते हैं, तो इनमें जो डिफरेंसेस है वो आप बता दीजिए। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल जो होता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल जो होता है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आप बता दीजिए जिससे उनको समझ में आ जाए। जी जी जी। ऑफेंसेस के प्रकार होते हैं, जैसे बेलेबल नॉन बेलेबल होता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल होता है, और
कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल होता है। अब बेलेबल नॉन बेलेबल समझ सकते हैं। बेलेबल मतलब ऐसे चार्जेस, ऐसे ऑफेंसेस, आईपीसी में हर एक सेक्शन को डिफाइन किया गया कि वो सेक्शन मतलब जो धारा है आईपीसी की वो एक तो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। मतलब जिस अगर फॉर एग्जांपल एक्स धारा आप पे लगती है तो आप वो बेल मतलब उसमें आपको बेल मिल सकती है, तुरंत बेल मिल सकती है। और जो नॉन बेलेबल है उसमें तुरंत बेल नहीं मिलती है, उसको कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद, अगर सीरियस ऑफेंसेस है तो कुछ महीनों बाद, या अगर सीरियस ऑफेंस नहीं है तो 90 दिन बाद आपको बेल मिल सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। और कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये होता है कि जो सीरियस ऑफेंसेस है जो तुरंत मतलब जिसका कॉग्निजेंस तुरंत लेना होता है, जिसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, विदाउट वारंट पुलिस आपके पास पहुंच सकती है। अगर एफआईआर फाइल हुई है 302 में जैसे 307 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में हुई है, तो इसमें आपको कोर्ट में जाने, कोर्ट से वारंट इशू करने की जरूरत नहीं होती है। पुलिस को अधिकार है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करने का या आपको जांच के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाने का। तो कॉग्निजेबल में ये होता है। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, आप अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में जाके बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन हमने देखा किस तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन जो है उसको एक सीबीआई के रूप में वो कर दिया है कि सीबीआई जो है वो पूरा का पूरा देखने वाली है। तो अब आपका इस पर फाइनल टेक जो है वो क्या रहेगा? मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो अब सीबीआई जो है, अब जैसा हमने देखने को मिल रहा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बोला गया कि हमारी जो पुलिस है वो इनको पूरा समर्थन करेगी इन्वेस्टिगेशन करने में। तो अब इनका रोल बेसिकली क्या होता है? क्या अब भी सीबीआई इनको पूछ पूछ के सब कुछ करेगी या सीबीआई जो है वो इनसे कुछ हेल्प मांगेगी या क्या होगा जिससे कि मतलब कि इन्वॉल्वमेंट? देखिए अगर जजमेंट कोई भी जाके देखेगा, एससी के वेबसाइट पे जजमेंट आपको मिलेगा, तो उस जजमेंट में आपको सीधा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुंबई पुलिस हैज टू असिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज टू असिस्ट सीबीआई टू प्रोब इन दिस मैटर। मतलब जो भी सहयोग सीबीआई को आवश्यक होगा उसमें मुंबई पुलिस को सहयोग करने के आदेश दिए, सूचना नहीं दी है, आदेश दिए। मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, तो मतलब अभी ऐसा है कि अब पूरा जो मैटर है वो सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई जैसा चाहे वैसा सबको इन्वॉल्वमेंट उतना समर्थन देना ही पड़ेगा पुलिस को। तो बिल्कुल देना। बिहार पुलिस का बिल्कुल। रोल क्या रहेगा? बिहार पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा, रोल रहेगा, या वो हो गया अब सीबीआई पूरा देखने वाली है? जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 6 डीएसपी एक्ट के अंतर्गत जैसे मामला ट्रांसफर हो गया, बिहार पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन मामले से समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच फेयर तरीके से हो, इम्पार्शियल तरीके से हो और व्यवस्थित तरीके से हो। इसलिए हम मैटर सीबीआई को रिकमेंड कर रहे हैं। ये बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बिहार के सीएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसके बाद बिहार पुलिस का इस केस में से ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसमें दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट इज नॉट इनफ दैट जस्टिस टू बी डन, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड दैट जस्टिस सीम टू बी डन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि न्याय मिलना सिर्फ काफी नहीं है, न्याय मिल रहा है ये लोगों में उसकी भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ न्याय मिल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहने पे मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नोट किया है, जो आप सेकंड पॉइंट इस पेज पे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह दो राज्यों के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे पर अनगिनत आरोप कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे थे, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे थे, तो ये पब्लिक में बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ आ रही थी। मतलब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, ये दो राज्य की मतलब देश की बहुत बड़े राज्य की पुलिस, दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ आना, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है हमारे न्याय प्रक्रिया के लिए और ये बहुत अच्छा दर्शन नहीं है हमारा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, सब सारा जो चित्र है बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, हमारी जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा है, जो बहुत गलत है। क्योंकि न्याय कब मिलता है? जब जांच एजेंसियां जांच पूरी करके न्यायपालिका तक वो मामला ले जाती है, तब न्याय पूरा मिलता है। इसलिए जांच एजेंसियों पे सवाल उठना मतलब न्याय मिलने पे भी सवाल उठाने जैसा है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे प्रतिभावान एक्टर थे और उनकी प्रतिभा को न्याय देने से पूर्व ही वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो उनके जो फ्रेंड, उनके जो मित्र हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनके जो कलीग्स हैं और उनके जो एडमायरर है, वो सब अपेक्षा से कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, अच्छा हो और सारी जो स्पेक्यूलेशंस, मतलब जो बुलबुले छोड़े जा रहे हैं हवा में, ये हुआ है, वो हुआ है, इसने ये किया है, उसने, उस सबको पूर्ण विराम मिले और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और जो दोषी, अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिले। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अ फेयर, कॉम्पिटेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक पारदर्शक और सही जांच, ये अभी के समय की सबसे बड़ी मांग है। और द एक्सपेक्टेड आउटकम देन वुड बी अ मेजर ऑफ जस्टिस फॉर द कंप्लेंट हु लॉस्ट हिज सन, मतलब उनके पिता के प्रति संवेदना भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की है। साथ ही में मैं ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सीबीआई को कैसे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबको पता चले सुप्रीम कोर्ट को ये मामला सीबीआई को कैसे दिया। अंडर आर्टिकल 142 ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि किसी विशेष जांच में या विशेष स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार है कि वो अपना अधिकार को यूज करके, उसका यूटिलाइज करके उसको ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्दो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है, अल्दो वी हैव लिमिटेड स्कोप इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग द मैटर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको बहुत ही मर्यादा, हमारे केस ट्रांसफर करने के लिए बहुत मर्यादा होते हुए भी हम ये केस इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि एक फेयर जस्टिस, एक पूरा जस्टिस, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हो। इसीलिए सीबीआई को केस सौंपते हुए महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने जांच में सहयोग करने के आदेश अंडर आर्टिकल 142 में दिए। आखिरी में मैं जैसे समाप्त हो ही रहा है, तो ये बहुत अच्छा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिख के आया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही सुंदर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं पूरा पढ़ता हूँ आपके लिए। इक्वली इम्पोर्टेंटली, when integrity and credibility of the investigation is discernible, the trust, faith and confidence of the common man in the judicial process will resonate. When truth meets sunshine, justice will not prevail on the living alone, but after life's fitful fever. Now, the departed will also sleep well. सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं हो, कॉमन मैन जो आम आदमी है उसका जांच एजेंसियों पे, जुडिशियल न्यायपालिका की प्रक्रिया पे जो विश्वास है वो बना रहे। इसके लिए ये जांच पूरी निष्ठा से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से हो। जब सच जो है सूर्य की किरणों से मिलता है तो जस्टिस सिर्फ जो अभी उसके पीछे उसकी बहनें हैं, उसका परिवार है, उसके पिताजी है, उसके फैंस है, सिर्फ उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय सुशांत की जो आत्मा है, जो ये देख रही है, जो अभी ये सब चल रहा है, जो शायद दुखी भी होगी, तो उसको भी उसकी आत्मा को भी शांति मिले, इसलिए हम ये जांच का आदेश देते हैं और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का पूरा किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कोर्ट है और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा जो केस है उसे हमें बताया और जो व्यूअर्स है उनको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आई होगी। और हमने इसमें इंक्वेस्ट, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, उसमें फर्क समझा। फिर उसके बाद जो एफआईआर है वो ना दर्ज करने की वजह से कैसे केस बिहार पुलिस के पास गया और फिर वहां से जो सिनारियो है पूरे देश में जो एक आंदोलन टाइप का हो गया वो हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तब ये सबको पता चला कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होती ही नहीं है। फिर उसके बाद जो सीबीआई है, सीबीआई कैसे पिक्चर में आई, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जब अपील करी
तब जाकर सीबीआई जो है वो हमें पिक्चर में देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर जो बिहार पुलिस है उनका पूरा पिक्चर यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर हमें जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो चाहिए है, और उनको उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और पूरे दुनिया को, पूरे देश को ही ये उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और सुशांत सिंह जो है उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा, जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय निकालकर हमें इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी हेल्दी इंफॉर्मेशन दी, और इससे जो एस्पिरेंट्स है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।